जय हिंद वॉरियर्स। आज 3 मई 2020 को दोबारा से एक बार फिर कश्मीर वैली से शॉकिंग न्यूज़ आई है, जिसमें हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं, जिनमें एक मेजर, एक कर्नल और 4 सोल्जर्स हैं। यह कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है जो कि कश्मीर वैली से सुनने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही है लगातार, और मैं इस मुद्दे को यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे कश्मीर वैली इतनी क्यों वोलेटाइल हो रही है। बट उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि अभी जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस समय पर भी पाकिस्तान बड़ी तादाद में टेररिस्ट को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट क्यों करवा रहा है? क्या उसके पास में कोरोना से लड़ने की क्षमता है? क्या उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास में है? ऐसा नहीं है। हम उन मुद्दों पे बात करेंगे, उन इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। बट उससे पहले मैं इस मुद्दे को यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ में बहुत ही कनेक्टेड मुद्दा है। और इस समय पर देखते हैं कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इस तरह के टॉपिक्स हैं, आप सभी के साथ में एसएसबी में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, इससे रिलेटेड पूछा जाता है आप लोगों का पर्सपेक्टिव। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान की रियल सिचुएशन और उसकी रियल इंटेंशन को जानने के लिए आप लोगों के समक्ष में एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, और वो है, यहाँ पे आप लोगों के सामने टॉपिक है, अ गेम बिहाइंड इन्फ्लिटेशन ऑफ टेररिस्ट इन JNK ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो अभी हम इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले हम उसकी आउटलाइन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो उसकी आउटलाइन है वो क्या है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जियो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस ऑफ JNK। पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे JNK की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी, उसमें क्या मेन इश्यूज़ हैं। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो अभी 5 अगस्त 2019 को JNK में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज हुआ था, यानी कहूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में जो चेंज आए थे वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए काफ़ी वी कैन से कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। और थर्ड पॉइंट जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में कनेक्टेड पॉइंट है, और इसका भी अगेन JNK के इशू के ऊपर में बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि अमेरिका इज़ ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम दी अफ़गानिस्तान आफ्टर 20 ईयर्स। यस, 2001 में उन्होंने वहाँ पे एंट्री की थी और नाउ दे आर ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दी अफ़गानिस्तान। तो लेट्स सी कि कैसे इम्पैक्ट कर सकता है JNK को, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है वो इससे किस तरह से चेंज होती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है, पाक आर्मी फील्स केस्ड अंडर पॉलिटिकल लीडरशिप। हमेशा से सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि जो उनके डिसीजंस हो, जो फॉरेन पॉलिसी में जो डिसीजन हो, वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी लीडरशिप में करे और ना कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को उनमें कहीं पर कोई स्पेस मिले। थर्ड, पाकिस्तानी इकोनॉमी, एवरीवन नोज दैट कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है दैट इज़ नॉट अ गुड इकोनॉमी, दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। और इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने अभी डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी, इकोनॉमी वीक होने के बावजूद भी, हाउ कैन दे इन्फिल्ट्रेट, दे कैन पुश द टेररिस्ट फ्रॉम देयर लैंड इनटू द JNK। एंड सिक्स्थ पॉइंट, यस, ये बहुत ही रिसेंट पॉइंट है और ये इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में सभी पॉइंट्स, और इन सभी मुद्दे को देखते हैं। इंडिया में एमर्ज एज ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब एंड चाइना फील्स थ्रेटन्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि इस समय पर जो वर्ल्ड में जो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है, हॉटस्पॉट है, वो है चाइना है। इन केस कोरोना, जो कि एज़ यूजुअल हर जगह से ये खबर आ रही है कि इट वाज स्प्रेडेड बाय द चाइना, वुहान से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उनका जो ट्रायल था वो फेल हुआ है, उस सारी दुनिया में स्प्रेड हुआ है। तो एवरीवन इंक्लूडेड USA, इंक्लूडेड मेजर कंट्रीज़ कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करती है। और बट अभी यदि इन केस वहाँ से हॉटस्पॉट, मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट निकल कर इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है और इंडिया उस चीज़ को गेन करता है, लेट्स सी कि क्या होगा, किस तरह से पूरी वर्ल्ड सिचुएशन चेंज हो सकती है और JNK में पाकिस्तान उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ JNK फॉर द पाकिस्तान।
यस माय फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं पाकिस्तान का एक छोटा सा ब्रीफ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पे हम जब बात करते हैं तो 22 करोड़ पीपल आर देयर इन द पाकिस्तान, और फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान। सिक्स्थ लार्जेस्ट है स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आर्मी प्लेज अ मेजर रोल इन द पाकिस्तान हर एक सिचुएशन में। विल डिस्कस लेटर। 42% पॉपुलेशन इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उनकी फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन विद 22 करोड़ लोग हैं वहाँ पर, उनमें से 42% वहाँ पर एग्रीकल्चर और रिलेटेड उसमें फील्ड में कनेक्टेड हैं और वहाँ पे ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है मेन इकोनॉमिक हब अलोंग द ट्रैक ऑफ इंडस रिवर। यस, ये मुद्दा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस J&K की स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस में। क्योंकि इस समय पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में 6 प्रोविंस है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं, वहाँ पर होते हैं प्रोविंस। तो 6 प्रोविंस वहाँ पर हैं, जिसमें से पंजाब और सिंध इकोनॉमिक हब की तरह माना जाता है, और बाकी जो एरियाज़ है नो डाउट वहाँ पे है, बट इससे रिलेटेड जो मेन इकोनॉमिक आउटपुट है पाकिस्तान का वो पंजाब और सिंध से जनरेट होता है। एंड वो जो इकोनॉमिक हब हमने बात करी है पाकिस्तान की, दैट इज़ कनेक्टेड विद द बैंक ऑफ इंडस रिवर। यस, इंडस रिवर जो है वो उसके लिए एक तरह से गॉड गिफ्ट है कि यदि वो वहाँ पे रिवर नहीं होगी तो पाकिस्तान की जो इस समय पे इकोनॉमी है वो भी नहीं रहेगी। तो ये इंडस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों इंडस रिवर पे फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि पूरी गेम ही यहीं पर है, पूरी J&K की गेम ही यहीं पर। जब पाकिस्तान को पता है कि उसकी इकोनॉमी विदाउट रिवर, विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव, तो फ्रॉम वेयर ही गेट्स द वाटर? ही गेट्स द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर है कहाँ पर? अगेन ये मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्लेशियर कहाँ पर है? ग्लेशियर जो है यहाँ पे मैं अभी मार्क करता हूँ, ये पूरी जो कश्मीर वैली, ये जो पूरा कश्मीर है, ये बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो कश्मीर है, यहाँ पर मेजर ग्लेशियर हैं। और इन मेजर ग्लेशियर्स में ये जो एरिया है जो मैंने अभी मार्क किया है, दैट इज़ विद दी चाइना, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। ये पूरा एरिया चाइना के साथ में है। और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज़ विद दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। हाँ, बीच में मैं एक छोटा सा एरिया मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो एरिया है, ये जो अभी मैंने मार्क किया है, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। अगेन कंटेंशन, बोर्न ऑफ कंटेंशन सियाचिन। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हमने इस चीज़ को ऑक्यूपाई किया था। और ये बहुत ही, आप देख सकते हो, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है। मैं दोबारा इसको मार्क करता हूँ, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर। यदि हम इसको देख पा रहे हैं तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज़ कनेक्टिविटी बिटवीन अक्साई चीन एंड द POK। फर्स्ट पॉइंट, अक्साई चीन के और POK के बीच में कनेक्टिविटी है। इन केस यदि इंडिया उस समय पर इसको ऑक्यूपाई नहीं करता तो इंडिया का ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है कश्मीर वैली का, टोटली हैपेजेड हो जाता है इसकी सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। बट चलो, बाय गॉड ग्रेस और बाय आवर गुड टीम ऑफ सोल्जर्स वी वर एबल टू रिटेन इट। और यहीं से जितनी भी रिवर्स जनरेट होती है, जिसमें हम इंडस रिवर की हम बात करते हैं, इंडस के साथ में उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज कनेक्टेड है। आप उस चीज़ को लिख सकते हैं यदि आप लोगों को जानना है। इंडस की बेसिकली 5, हम टोटल 6 रिवर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, 5 ट्रिब्यूटरी हैं इंडस, जिसमें से एक होगी है, प्लस उसके साथ में रावी है, उसके साथ में ब्यास है, उसके साथ में चिनाब है, उसके साथ में सतलुज है, और उसके साथ में झेलम है। ये जो 5 आपकी ट्रिब्यूटरी और एक इंडस जो रिवर है, ये मिला के काफ़ी बड़ा जो हम कहते हैं कि रिवर बेसिन बनाती है इस पूरे इस पूरे एरिया में, यहाँ से लेके पाकिस्तान के एरिया भी और इंडिया में भी। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो ग्लेशियर है वो कश्मीर में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो
एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है। मेजर जो अभी, हालांकि मैं अभी इकोनॉमिक पॉइंट पे आऊँगा और वहाँ पे आपको पता भी लगेगा कि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, दैट इज़ नॉट ऑल टुगेदर वेरी गुड इकोनॉमी, सस्टेनेबल नहीं है, बट जितनी भी है वो एग्रीकल्चर पे बेस है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ग्लेशियर पे बेस है, और ग्लेशियर से निकली हुई रिवर यहाँ पर है। हालांकि 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसमें वी हैव डिसाइडेड, और हमने पाकिस्तान के साथ में मिलके इंटरनेशनल उसमें एरिना में जाके इस चीज़ को डिसाइड किया, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, कि जो इंडस रिवर है, जो झेलम रिवर है, और जो रावी रिवर है, ये जो 3 रिवर हैं, रावी, झेलम और इंडस रिवर है, वाटर ऑफ दैट रिवर इज़ टोटली बिलोंग टू द पाकिस्तान। इंडिया विल नॉट टेक एनी ड्रॉप ऑफ इट, राइट। और बाकी की जो रिवर है वो इंडिया रखे, मतलब 3 रिवर में डिवाइड कर दिया कि 3 पाकिस्तान के पास होंगी और 3 इंडिया के पास होंगी। ऑल दो वी नो कि ये सभी रिवर जाती हैं कश्मीर से, फिर भी हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। बट पाकिस्तान फेल दैट कि भाई यदि हम इंडिया के पास में कश्मीर को रहने देंगे तो इंडिया का हाथ हमारे हमेशा उस पर रहेगा, स्ट्रेटेजिक उस पर रहेगा पॉइंट पे, और कल को किसी भी समय इंडिया रिएक्ट कर सकता है। बट वो दैट इज़ देयर ओनली थॉट प्रोसेस, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, और इंडिया कभी इस तरह को नहीं चाहता। अदरवाइज 1960 में इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के पक्ष में भी नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा, पहला मैंने आपको बता दिया, उसके पास में जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है, रिवर की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है, और जो JNK से ही फुलफ़िल हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ उसको कहीं और से इतना बड़ा सोर्स नहीं मिल सकता। ईजी एक्सेस टू चाइना, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे ईजी एक्सेस टू चाइना, लेट मी अगेन कम टू द पॉइंट, जस्ट वांट टू यूज़ द पेन, हाँ जस्ट अ सेकेंड, समटाइम्स ब्रेक हो जाता है बीच में। हाँ, तो यहाँ पे इजी एक्सेस टू चाइना की जब हमने बात की है, तो ये जो पाकिस्तान है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, ये तो है ही है। साथ में यहाँ से जो लोकेशन कनेक्टेड है चाइना के साथ में, इन केस, क्योंकि इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019, इफ़ यू हैव हर्ड द स्टेटमेंट ऑफ आवर होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, तो आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट JNK विद पाकिस्तान। इफ़ पाकिस्तान वांट टू डिस्कस अबाउट JNK, तो हमें ये कंप्लीट JNK की बात होगी, वहाँ पे फिर ये भी इंडिया में इंक्लूड माना जाएगा। बट पाकिस्तान एज यूजुअल नॉट वांटिंग टू द फेवर ऑफ दैट। तो उन्होंने क्या किया कि इस, अभी उसको पता है कि POK अदरवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम पर आगे जाके मैं डिस्कस भी करूँगा, यहाँ पर चाइना के साथ में एक पैक्ट किया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, CPEC हम इसको बोलते हैं। यही वो एरिया है, ये जो एरिया है वो CPEC के अंडर में इस समय पर चाइना उसको डेवलप कर रहा है। ऑल्दो इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, बट स्टिल जो भी हमारी मिस्टेक्स रही है स्टार्टिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसकी वजह से ये एरिया पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ था, और ये एरिया आज के समय पर चाइना को उन्होंने दिया हुआ। तो कनेक्टिविटी यहाँ से चाइना के क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना इस CPEC के थ्रू कैन कम टू पाकिस्तान, और थ्रू पाकिस्तान कैन कम टू इंडियन ओशियन। यस माय फ्रेंड, इंडियन ओशियन बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक अगेन पार्ट है वर्ल्ड का, जहाँ पे ट्रेड बहुत होता है। ऑयल की जो मेजर सप्लाई लाइन है वो इस पार्ट से होके जाती है, इंडियन ओशियन के उस पार्ट से। तो चाइना चाहता है कि उसका डायरेक्ट जो कंट्रोल है वहाँ से पाकिस्तान POK से सीधा इंडियन ओशियन में हो जाए, जिसको हम वार्म वाटर भी कह सकते हैं, जो चाइना के पास में अवेलेबिलिटी यहीं से होगी। तो यहाँ पे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कैन कंट्रोल इंडिया, यहाँ से यहाँ पे मैं देखता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ, यदि चाइना इधर है और पाकिस्तान इधर है तो इंडिया को वो ऊपर से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन केस कश्मीर वैली उनके पास में आ गई तो पूरा इंडिया का जो पूरा लिंकेजेस है हिमालयाज़ के साथ में, ग्लेशियर के साथ में, और इंडिया के बहुत सारे, अभी यदि कश्मीर उनके पास में आता है तो हिमाचल और पंजाब डायरेक्टली अंडर द थ्रेट,
राइट. तो वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट सस्टेन आवर सेल्फ विदाउट द पोजिशन ऑफ दिस J&K. एंड पाकिस्तान लिटरली नो दिस फैक्ट दैट कि even they cannot survive, their economy cannot survive, their defense cannot survive without J&K. तो इसलिए वो लगे रहते हैं. इंडस वाटर ट्रीटी मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है. तो ये J&K की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए. और अभी मैं बात करूँगा कि किस तरह से इसको जो दूसरे पर्सपेक्टिव है, जो वहाँ की आर्मी है, वो किस तरह से इसको यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए हैं. लेट्स गो टू दिस सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में हम जाते हैं. और यस, वी हैव डिस्कस्ड कि हमारा 5 अगस्त 2019 को वी हैव मॉडिफाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ वी से कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949 26 नवंबर, बट इम्प्लीमेंटेड एग्जीक्यूटिव जिसको हम बोलते हैं दैट वाज एग्जीक्यूटेड इन 26 जैन 1950, राइट. तो 1950 को एग्जीक्यूट हुआ. उसके बाद हमने वी हैव एडिड वन मोर पार्ट 35A आर्टिकल. उस समय पे हमारे पास में 395 आर्टिकल वी हैड दैट टाइम जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया. और उस समय पर हमारे इसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे एंड 8 स्केड्यूल्स थे. मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा पार्ट था जिससे हमारा पूरा कंट्री एक सेट ऑफ रूल्स से चलता है कि भाई हमारे पास में कुछ एक थीम है, कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हमारा पूरा कंट्री आपस में कनेक्टेड है. और उन सेट ऑफ रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो वो फील यूनाइटेड, राइट. तो ये हमारा एक पार्ट है. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का पार्ट क्या है कि 1956 तक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं डेवलप होके आया. और जब 1956 में आया तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट इतनी होगी कि इवन उसमें 90s जैसे जैसे उसमें पॉलिटिकल टॉपल अप हुआ है बीच बीच में. मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि किस तरह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में बड़ा ही वॉलेटाइल सिचुएशन है. जब भी थोड़ा सा भी उसमें लगता है स्टेबिलिटी आएगी उसी टाइम पे मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको टॉपल अप कर देती है और दे कंट्रोल दी पॉलिटिकल पावर और दे चेंज दी कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. तो सो मैनी टाइम दे हैव चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक तरह से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और नहीं है के बराबर है. बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ वी टॉक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट है और हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं और वी फील प्राउड ओवर इट, राइट. तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन किया क्योंकि बेसिक हमें एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए. तो हुआ क्या यहाँ पर, जब हमने इसको मेंटेन किया, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, पिछली स्लाइड पे मैं आता हूँ एक बार. जब हमने इसको मेंटेन किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस समय पर एक 370 आर्टिकल भी इसमें रखा जो कि एक स्पेशल प्रोविज़न था. प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर के थ्रू उस चीज़ को हमने मेंशन किया कि अंडर आर्टिकल 370 के तहत में जो J&K है इट इज़ अ स्पेशल स्टेट. स्पेशल स्टेटस मीन्स कि हमने उसके अंदर में कुछ ऐसे प्रोविज़न ऐड किए आर्टिकल 317 के तहत में जिसमें J&K के पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर आ गई. सो दैट कि नाउ ऑनवर्ड्स J&K कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. और J&K ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप किया 1956 में. उनका एक अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहा है. और आर्टिकल 335 को भी हमने अमेंड किया और 35A में अमेंडमेंट के तहत में वी गिव देम स्पेशल प्रिविलेजेस इन दैट जो उनकी J&K की जो स्टेट असेंबली है दे कैन मेक सर्टेन लॉ फॉर देयर सिटीजन. आई एम यूजिंग द वर्ड सिटीजन फॉर द J&K स्टेट असेंबली बिकॉज दे कंसिडर देयर सिटीजन लिटिल डिफरेंट दैन द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. तो उनके लिए उन्होंने एक परमानेंट रेजिडेंट का एक वहाँ पे प्रोविज़न रखा जिसमें दे हैव क्रिएटेड सम लॉ जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट थे. दे गेव लाइक कि उसमें आप मान के चलो कि एक तो था कि वहाँ पे जितने जो भी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं दे कैन हैव देयर लैंड देयर, राइट. आउटसाइडर वहाँ पे लैंड नहीं ले सकता.
एंड सेकंड वहाँ पे एक ऐसा भी प्रोविज़न था कि वहाँ पे जो लेडीज़ है जो वहाँ की, इफ़ दे मैरी outside of the J&K, so they will lose the citizenship of the J&K if they marry with the Indian citizen. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इफ़ दे मैरी विद द इंडियन सिटीजन तो वो अपनी जो वहाँ की लेडीज है वो अपनी मेंबरशिप लूज कर जाएगी, सिटीजनशिप लूज कर जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ दे मैरी विद द पाकिस्तान पीपल, पीओके के लोगों से यदि वो शादी करती हैं तो वो अपनी सिटीजनशिप लूज नहीं करेंगी. तो ऐसे कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स थे जो कि उन्होंने बनाए, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग वाई. और उसके साथ में ही हम देखेंगे कि दिस इज़ द ओनली स्टेट जिसके अपने अलग से सदर रियासत, मतलब जैसे हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट जैसे हम बात करते हैं गवर्नर होते हैं या हेड ऑफ़ द नेशन हम बात करते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरह से उन्होंने भी अपने हेड ऑफ़ द स्टेट बनाए जिसको सदर रियासत बोलते हैं. उनके अपने खुद के प्रधानमंत्री भी अलग से थे. तो एक तरह से पूरा पूरा एक देश के रूप में उन्होंने अपने आप को अलग से उस चीज़ को, आइडेंटिटी को डिफाइन करने की कोशिश की. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, वी हैव डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड द फॉरेन रिलेशन. यस, हम 3 जे.एंड.के के केस में, जे.एंड.के जो कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को मिला के हम एक एरिया बोलते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था, पीओके और अक्साई चीन को छोड़ के जो एरिया है, उसमें हमारे पास में डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन रिलेशन के जो मैटर थे उसमें हम लोग उनके साथ में इंटरफेयर कर सकते थे या उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते थे. अदरवाइज़ बाकी जो उनके इंटरनल मैटर थे उसमें हम नहीं कर सकते. उनके अपने फंडामेंटल राइट्स थे, उनके अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देते थे. मैनी डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर जो कि बाकी जो इंडियन स्टेट है उससे बिल्कुल ही अलग थे. तो इसलिए स्पेशल स्टेटस इसके पास में था. अब हुआ क्या कि उस समय पर जब इस तरह की स्थिति थी कि उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर थी, तो वो अपने स्टेट असेंबली के थ्रू काफ़ी ऐसे पास करते थे और उनके लीडर्स इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हुए, उस पॉइंट का यूज़ करते हुए पाकिस्तान हमेशा अपने आप को इंटरफेयर करता था. और जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स में और पॉलिटिकल क्लास में कहूँगा, तो उनको कहीं ना कहीं फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से आती थी, जिस बेस पे वो कम्प्लीटली स्टार्टिंग से लेकर उस चीज़ को इन्फ्यूज़ कर रहे थे कि भी किस तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जे.एंड.के में, उस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए. और देवर इन अ वे कहीं ना कहीं वो अपने उसमें कामयाब भी हो रहे थे, क्योंकि वी हैव नॉन अबाउट मैनी सच लीडर्स जो कि उस मूवमेंट का पार्ट थे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पार्ट थे. यासीन मलिक इज़ वन ऑफ देम, राइट. तो बट हुआ क्या, अब 5 अगस्त के बाद में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया. ठीक है, इन वन पार्ट वी से कि भाई इंडिया जो है वहाँ पे उन्होंने कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उसको उन्होंने वो किया है, ब्रेक किया है. बट ऑन दी अदर हैंड अभी मैंने आपको जो सिचुएशन डिस्कस की है, और वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग it is not considered as the part of India. Like J&K people, most of them, I would not say कि complete people, but mostly जो कि political जो खासकर क्लास थे वो अपने आप को इंडिया के साथ में कनेक्टेड नहीं मानते थे. बट 5 अगस्त के बाद में हुआ क्या कि 370 आर्टिकल J&K से बिल्कुल ही J&K में जिसको अलग से प्रोविज़न था वो उसको ख़त्म कर दिया. अब जब वही ख़त्म हो गया तो बाकी जो उसके पास में स्पेशल प्रिविलेज थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, स्टेट असेंबली बनाने की, वो सारे उसके साथ में ही ख़त्म हो गए. नाउ इट इज़ अंडर दी सेंट्रल कंट्रोल. जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसके कंट्रोल में है. वो वहाँ पे अभी रूल, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में रूल इम्प्लीमेंट होते हैं. वी हैव 7 यूनियन टेरिटरीज बिफोर दैट एंड नाउ वी हैव 9 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी ऐड हो गए हैं. वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, राइट. वहाँ पे अब जो वो है स्पेशल प्रिविलेज 35A के तहत में वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, राइट. तो अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, अपने लिए डिफरेंट डिमांड नहीं कर सकते. पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो अलग ही उस पर ट्रैक पे चले हुए थे. अब दे कांट डू इट. और आप लोगों को शायद ध्यान भी होगा कि पिछले 1 साल से लगभग सभी को हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ है. यदि आप इस वर्ड को यूज़ करोगे, मीन कि आइसोलेट किया हुआ है उनको, राइट. क्यों किया हुआ है? क्योंकि दे वर नॉट इन दी फेवर
दैट कि इंडिया वहाँ पर कुछ स्टेप ले सके। पाकिस्तान कुछ भी ले, उनको उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ इंडिया स्टार्ट, दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द इंडिया, वी कैन से कि जो इंडिया का एक पेशेंस है, जो इंडिया का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है हमेशा से, उसके एडवांटेज वो ले रहे थे। तो अब वो जब एडवांटेज नहीं ले रहे, जो उनको आइसोलेट किया हुआ है, उनको होम में अरेस्ट किया हुआ है एक तरह से, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान कैन नॉट डू एनीथिंग। कैन यू कनेक्ट दिस पॉइंट कि जब पाकिस्तान के पास में सिचुएशन ही नहीं बची है, कोई उनके लीडर जिसको फंडिंग करते हैं, जहाँ से वो टेररिस्ट एक्टिविटी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, नाउ दे डोंट हैव एनी वन देयर टू स्पॉन्सर देम एंड सपोर्ट देम। तो अब क्या करेंगे? नाउ दे वांट टू डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट दी टेररिस्ट, क्योंकि उनको सिचुएशन वहाँ पे शांत सिचुएशन नहीं देखनी है। यदि पाकिस्तान को शांत सिचुएशन मिलेगी तो ऑब्वियसली उसका काम नहीं चलेगा, उसके जो टारगेट्स हैं, उसके जो इंटेंशन है, वो कभी फुलफिल नहीं होगी। J&K उसके पास होगा ही नहीं जब तक वहाँ पे पीस रहेगा। तो वो किसी भी तरह से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहेगा और मैक्सिमम तादाद में वहाँ पे टेररिस्ट भेजना चाहेगा। और कोरोना के दौरान अब उसको पता है कि थोड़ा सा उसको गैप मिला है, जहाँ पर अभी पूरी दुनिया और ख़ासकर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैक स्टेप पे है, जहाँ पे वो अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। सब कुछ स्टॉप है, इकोनॉमी रुकी हुई है, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। तो इस समय पर इस तरह के हालात में इंडिया इज़ नॉट रेडी टू फाइट विद देम, और वो भी इस लेवल पे। तो इवन आर्मी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है कोरोना के दौरान। तो इस बात का, क्योंकि दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट इन लास्ट 1 ईयर, जहाँ पर उसको थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो दे स्टार्टेड इट, और देख भी रहे हम पिछले कुछ दिनों में इस तरह की एक्टिविटी बढ़ भी चुकी है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से पाकिस्तान का इन्फ्लेटेशन भी स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, पाक पॉलिटिकल वीकनेस, आर्मी फील्स केस्ड इन पाकिस्तान। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू कि आर्मी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में स्टार्टिंग से डोमिनेट रही है। वो हमेशा से ये चाहती रही है कि जो पाकिस्तान है दैट शुड बी रन बाय द मिलिट्री मैन और यूनिफॉर्म मैन रादर देन द पॉलिटिकल लीडर्स। वाई? एक तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान है उसकी, जस्ट ए सेकेंड, जो पाकिस्तान है उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिवाइडेड है। मेजरली जो डिवाइडेड है वो है पंजाबी और नॉन पंजाबी में। पंजाब स्टार्टिंग से ही आप देखोगे, यदि आप थोड़ा सा उसको स्टडी करोगे, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पार्लियामेंट जो पंजाब में आई थी, सॉरी जो पार्लियामेंट जो पाकिस्तान में आई थी, उसमें जो मेजॉरिटी थी वो पंजाबीज़ की थी। इवन इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ, जो बांग्लादेश का बनने का रीज़न रहा था वो भी ऐसा ही कुछ उसके पीछे रीज़न, वन ऑफ द रीज़न वाज दैट कि जो पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम पे 1970 में जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, उसमें बंगाली जो पीपल थे हु वर इन द ईस्ट पाकिस्तान, दे केम इनटू मेजॉरिटी। और उनका जो एक जो लीडर था, मुजीबुर रहमान की मैं बात करूँगा। मुजीबुर रहमान काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं, उनके जो उनके यू कैन से कि लाइक अ महात्मा गांधी। तो ही वॉज अबाउट टू बिकम अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड टू द पंजाबीज इन वेस्ट पाकिस्तान। और उसके बाद में एवरीबडी नोज कि 1971 में उन्होंने किस तरह से वहाँ पे जेनोसाइड किया और इंडिया इंटरप्टेड, और उसके बाद में एवरीबडी नोज बांग्लादेश 1971। तो ये जो डिवीज़न है वहाँ की लीडरशिप में और जो एक डोमिनेंस है पंजाबीज नो का, वो बाकी जो लीडर को है, बाकी जो रीजन को है, आगे आने ही नहीं देते। और समहाउ क्योंकि इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत उनके बीच में डिवीज़न है, सेपरेटिज़म चलता रहता है। इंटरनली उनमें काफ़ी टेररिज्म एक्टिविटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इन केस जहाँ पे थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है उलेमा से, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, जो लोकल धर्मगुरु आप लगा लो, और वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में कनेक्टेड हैं, उनसे स्पॉन्सर्ड हैं कुछ पार्टीज़ वहाँ पे।
तो जब ये पार्टीज़ वहाँ पे आती हैं, जब वो मेन उसमें आती है, आपके मेन स्ट्रीम में आती हैं और एक नेशनल उस पे लेवल पे उनके कोई ना कोई उनका कोalition होता है, तो उस समय पर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ है दैट टोटली ब्लैकआउट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बीच उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। और क्योंकि वो उनकी जो उलेमास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ़िलासफ़ी अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, वो हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं कि जिहाद जिहाद जिहाद। बट पाकिस्तान जो आर्मी है दे वांट टू मेक देयर स्टैंड कि भाई हमें इस तरह की एक्टिविटी के साथ साथ में इकनॉमी को भी प्रमोट करना है और हमें बाकी जो रीजनल पावर है उनके साथ भी मिल के चलना है। तो दे हैव देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उनके बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ जिसको हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहता है। और एक फैक्ट आप लोगों को देखना भी होगा कि लास्ट 75 ईयर्स का यदि मैं डाटा लेता हूँ तो लास्ट 75 ईयर्स में लगभग 37 ईयर्स वहाँ पर आपकी मिलिट्री रिजिम रही है। यानी कि वहाँ पर जो 37 ईयर तक है कैसे ना कैसे वो जिसको कहते हैं कि हम लोग डिक्टेटरशिप आई है। लास्ट जो हमने देखा है वो आपकी थी मुशर्रफ की। मुशर्रफ 1999 में कारगिल वार के बाद में ही टॉपल्ड अप दी नवाज शरीफ गवर्नमेंट और ही गेन दी पावर। और उससे पहले भी यहिया खान और हम बात करते हैं जिया उल हक की, काफ़ी ऐसे रूलर्स रहे हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड थे और उन्होंने बार बार पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर किया है। तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है दैट नॉट ऑल टुगेदर इज़ वी कैन से कि भाई बहुत ही स्टेबल रहा है, बहुत ही कनेक्टेड रहा है या उनके बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान रहे हैं। तो जो मिलिट्री लीडरशिप है हम ये देखते हैं। दूसरी तरफ आप ये सारा रिसर्च बेस डाटा है यहाँ पर, जितने भी वहाँ पे इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है और जितने भी डिप्लोमेटिक पोजीशंस हैं आप देख लेना। आप किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में जाके मेजर जो PSUs जो वहाँ पर है और जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो पोजीशंस रहती हैं दे वर हैंडल्ड बाय द आर्मी पीपल और यूनिफॉर्म्ड पीपल। या तो वो करंट में सर्विंग में है या वो रिटायर हो चुके हैं। दे वर कंट्रोल बाय दैट। मीन्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि उनका पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी एवरीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी। तो आर्मी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को स्पेस देती है जब उनको लगता है कि इन केस कि शायद कोई इंटरनेशनल जो सुपर पावर है उनका प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा आ चुका है, या हम अभी थोड़े कुछ समय के लिए लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो उनसे टूटने लगा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मुशर्रफ था वो 10 साल के लिए वहाँ पे था, 1999 से लेकर 2009 तक। तो लोगों का जब ट्रस्ट थोड़ा ब्रेक होने लग जाता है आर्मी से तो दे स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम कि चलो अब की बार पॉलिटिकल लीडर्स को हम आगे लेके आते हैं। बट एट प्रेजेंट व्हाट वी आर सीइंग कि इस समय पर जो इरफान खान है, जो इमरान खान जो हैं, जो कि वहाँ के इस समय पे प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग लीडर। मतलब उसके विज़न अच्छे हो सकते हैं बट उसके पास में जो एक गैप है, एक लकूना है, एक पॉलिटिक्स का और एक जियो पॉलिटिक्स का मैं खासकर कहूँगा कि आसपास के नेबरिंग कंट्री के साथ में उनके अच्छे रिलेशन नहीं है। अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, ईरान के साथ में इतना कनेक्टेड नहीं है और इंडिया के साथ में ऑब्वियसली नहीं है। अभी सार्क कंट्री में भी हम कहेंगे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है सार्क कंट्री में। पाकिस्तान उस चीज़ को ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाया है क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। तो इमरान खान कहीं ना कहीं इसमें लैक है। उनकी जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है किसी उसको देखने के, उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही वीक है। और आर्मी अब चाहती है कि अपना दोबारा से, अभी 2009 के बाद में 2020 है और बीच में काफ़ी ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो चुकी है वर्ल्ड में, जिसकी वजह से आर्मी अगेन वांट टू गेन देयर पावर। और यहाँ से ही वो अभी लोगों के उसमें आने के लिए कहीं ना कहीं चाहती है कि किसी भी तरह से जो इस समय पर इमरान खान की पार्टी है या उनकी जो पोजीशन है वो वीक होती चली जाए, राइट। तो इन्फिल्ट्रेशन करना, अभी इंडिया क्योंकि पीछे 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और पाकिस्तान उस चीज़ से काफ़ी ऑफेंडेड है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उसके साथ में इतना कोई सपोर्ट नहीं है इवन 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी। तो
पाकिस्तान की आर्मी नाउ वांट टू क्रिएट अ सिचुएशन जिसमें लोगों को लगे कि इमरान खान इज़ नॉट सो मच कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, तो हमें क्यों नहीं जनरल बाजवा को ट्राई करना चाहिए। जनरल बाजवा इज़ द करंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो इसी यही माहौल तैयार हो रहा है जो कि अभी JNK में जो सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, और पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे इमोशनली और रिलीजियसली मोटिवेट किया जा रहा है कि अभी वो पाकिस्तान आर्मी को कहीं ना कहीं दोबारा से देखें उसमें लीडरशिप में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इकोनमी किस तरह से रोल प्ले कर सकती है JNK के इशू में। अभी पाकिस्तान की इकोनमी जो भी है जैसी भी है, बट हम पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनमी है दैट इज़ मोर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, मोर रिलेटेड विद इंडस रिवर, और जो भी जहाँ से इंडस रिवर पंजाब और सिंध से जाती हुई कराची के पास जाके वो इंडियन ओशियन में, और जो कि हम बात करते हैं अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। इसके आसपास वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक हब हैं। कराची इज़ दी मेजर वी कैन से कि लाइक मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान की वो। और भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जो अलोंग द बैंक ऑफ द इंडस रिवर हैं और पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि उसके पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सके प्रॉपर वे में, बट स्टिल ही वांट्स टू गेट देयर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द JNK कि भी हमारा पूरा का पूरा एरिया हमारा हो जाए, कि कल को किसी भी तरह से मिस यूज़ करना हो हम कर सकें। बट लेट्स सी लिटिल मोर अबाउट द पाकिस्तान इकोनमी, और वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस समय पर जो पाकिस्तान है दैट इज़ अंडर ह्यूज डेट सॉरी, जो पाकिस्तान में जो लोन लिया हुआ है काफ़ी जगह से, जिसमें USA और चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि पाकिस्तान को लोन जिसने दिया हुआ है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। IMF उनमें से एक है, वर्ल्ड बैंक उनमें से एक है, और कुछ मिडल ईस्ट एशिया की कुछ कंट्री है जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ से उसको लोन मिला हुआ है। ऑलमोस्ट अभी यदि हम इकोनमी को उठाते हैं तो जो पाकिस्तान की इकोनमी है वहाँ पर जो पब्लिक डेट है वो इस समय पर ऑलमोस्ट 80% है। जो पब्लिक डेट है GDP पे, वो GDP की वो 80% है। कहने का मतलब यदि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में इस चीज़ को बताता हूँ, तो मान के चलो इफ़ पाकिस्तान हैव 100 रुपीज़, तो उसमें से 80 रुपीज़ तो उसके लोन लिया हुआ है उसने, जो कि उसको रिपे करना है, और उसके पास में बचेगा 20 रुपये। यदि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी 100 है तो उसकी इकोनॉमी एक्चुअल में 20 है। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है उसकी इकोनॉमी का। तो यहाँ पर पाकिस्तान एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। अब वो जब कैपेबल नहीं है, लोन उसके ऊपर इतना है, और जो मेजर लोन प्रोवाइडर है वो चाइना है और USA है। USA क्यों प्रोवाइड करता है लोन? क्योंकि अफ़गानिस्तान में USA को पाकिस्तान का मेजर कंट्रीब्यूशन चाहिए किसी भी हालत में। उसको पता है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी इस समय पे एक्टिविटीज़ हैं, ग्रुप हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो पाकिस्तान के साथ में उनके तार जुड़े हुए हैं। ओसामा बिन लादेन द हाईएस्ट लीडर ऑफ द अलकायदा, जिसके ऊपर पूरा चलता था वो पूरा अलकायदा, वो इवन पाकिस्तान ही वाज वेरी सिक्योर इन द पाकिस्तान। अबोताबाद में आराम से बैठे हुए थे वो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि USA को पाकिस्तान की नीड है, इसलिए वो उसको लोन प्रोवाइड कर रहा है, और वो डिफेंस के इक्विपमेंट भी उसको प्रोवाइड कर रहा है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें। बट नाउ सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। नाउ अमेरिका को पता लग चुका है कि ही कैन नॉट डू मच इन अफ़गानिस्तान। अभी जितना भी उसको करना था, जो भी उसने वहाँ से गेन करना था, एडवांटेज होना था, या अपने नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना था, या अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना था, ऑलमोस्ट वो उनका हो चुका है। नाउ कंडीशन इन अफ़गानिस्तान इज़ नॉट इन देयर फेवर, तो वहाँ से वो लीव आउट करने की सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर में बर्डन ये है कि कई बार हम पीछे न्यूज़ में सुन चुके हैं कि USA गेव द स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि भी हम पाकिस्तान का फ़ंड स्टॉप कर रहे हैं यदि पाकिस्तान ने ये नहीं किया या वो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो उनके बीच का रिलेशन है वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड होने स्टार्ट हो चुके हैं। बट चाइना इज़ ऑल वेदर एली ऑफ द पाकिस्तान। चाइना विल सपोर्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि POK
फॉर चाइना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यदि उसको इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में आना है अपने टैंकर को। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको दे देता हूँ कि इस समय पर कराची के पास एक पोर्ट बनाया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट जो है वो एक इकोनॉमिक पोर्ट है जो कि चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वहाँ पर चाइना टोटली उसको फंड कर रहा है और ग्वादर पोर्ट कराची के पास है। अब यहाँ पर क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि डायरेक्टली कराची से होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए, पीओके से निकलते हुए और चाइना में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। उसको बहुत लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इंडियन ओशियन से क्रॉस करते हुए वो मलेशिया और उसके पास से निकलते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए अपने रीजन में पहुँचे। उसके लिए बहुत ही शॉर्ट कनेक्टिविटी है पीओके। तो वो वहाँ पर ग्वादर पोर्ट को बड़े ही एग्रेसिव वे से यूज़ कर रहा है इस समय पर। और इसी एवज में उसने पाकिस्तान को खूब लोन भी दिया हुआ है। उसके पास में लगभग 60 बिलियन का लोन जा चुका है पाकिस्तान के पास में, जिसकी पाकिस्तान बार बार जो उसकी देने की डेट फिक्स थी वो उसको मॉडिफाई कर चुका है। चाइना इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट कि भाई उसको वो किसी भी तरह से रोके। वो ओपन कर रहे हैं और इस चीज़ का उसको लॉस भी है, बट वो स्टिल ही वांट टू प्रमोट दी पाकिस्तान। उसके और भी रीजन अभी हम बात करेंगे। सेकंड ये है कि इस समय पर जो कोरोना का इम्पैक्ट, अभी मैंने बात स्टार्ट की थी कि जो हमारे JNK में पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हमें वारदात सुनाई दे रही है, हमें टेररिस्ट एनकाउंटर्स हो रहे हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। क्या मतलब पाकिस्तान में कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं है? कोरोना का इम्पैक्ट है, बट उनसे ज़्यादा जो उनके पास में इस समय पर इम्पोर्टेंस है वो है उनके अपनी इकोनॉमी को चेंज करने का। क्योंकि उनको पता है कि उनके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि वो इंडिया को नहीं करेंगे, JNK के उस चीज़ को नहीं उठाएंगे, तो वो वैसे भी उनको कोई नहीं पूछने वाला और कुछ नहीं होगा उनका। तो वो वहाँ की जो आर्मी है JNK इशू को इंस्टिगेट करके दोबारा से पावर को रीगेन करके दे वांट टू ट्राई कि भाई हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। और आगे हम बात करेंगे कि भाई और भी क्या इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं इस तरह की महामारी के दौरान भी इस तरह के काम करने के पीछे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कहता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी इमोशनली और रिलीजियसली लोगों को JNK मुद्दे पे खड़ा करना चाहती है। जो पाकिस्तान के लोग हैं थोड़े इमोशनली टची लोग हैं, थोड़ा मतलब कि हर चीज़ को रिलीजियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन कुछ रैशनली पॉइंट के। तो आर्मी को पता है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनको किस तरह से इंगेज किया जा सकता है। यदि उनको हल्का सा बता दिया जाए कि भी जो JNK में हालात हैं वो बड़े ही वर्स्ट हैं और वहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर की रिक्वायरमेंट है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, इस तरह की ब्रेन वॉशिंग उनकी वहाँ पे होती है। और अभी इस तरह इस सिचुएशन में वो चला हुआ है, तो उनको ईजी है अपने लोगों को इस तरह के काम में इंगेज करना और कोरोना जैसे जो मेन इश्यूज़ हैं उससे उनको डिस्ट्रैक्ट करके रखना, सो दैट दे शुड नॉट आस्क गवर्नमेंट कि भाई आप कर क्या रहे हो। ठीक है ना, ये एक टैक्टिक्स होती है। क्योंकि अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान ऑलवेज यूज इंट्रूजन। और ये आज नहीं है, आप मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ कोरोना के दौरान ही ऐसा काम हो रहा है। JNK में अभी आगे भी मैं बात करूँगा, इससे पहले भी उन्होंने ये टैक्टिक्स हमेशा यूज़ करी है वार करने के लिए या टेररिस्ट अटैक करने के लिए, कि डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द सिटीजन। जो उनका मेन इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लोग अभी कोरोना में फंसे हुए हैं, उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा बुरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और उनको पता है कि दैट इज़ फिक्स कि उनका होना ही होना है इकोनॉमिक क्रैश। तो अब करेंगे क्या इस तरह की स्थिति को? यदि लोग थोड़ा सोचने लगेंगे तो ऑब्वियसली उनसे डिमांड भी करेंगे, तो उससे पहले ही वो डाइवर्ट कर देते हैं उनके माइंड को। कहाँ पर? अगेन एक ही घूम फिर के इशू आता है कि हमारे ऊपर इंडिया ने अटैक किया है या हमारे बॉर्डर पे उन्होंने फोर्सेस ने सेलिंग की है, बम्बार्डमेंट की है और हमारे इतने इससे क्या होगा? धीरे धीरे डाइवर्ट होने लग जाएंगे और कुल मिल के दोबारा से इकोनॉमिक जो पूरा कंट्री है वो आर्मी के कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज चाइना हैज़ इन्वेस्टेड ट्रेमेंडसली इन द POK। यस, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि चाइना ने बहुत ह्यूज अमाउंट में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पर। और चाइना किसी भी तरह नहीं चाहेगा कि जो POK है वो उसके पाकिस्तान के हाथ से जाए।
तो इस समय पर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पाकिस्तान को भी पता है यदि मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं कहूँगा तभी भी मेरा काम चल जाएगा, चाइना विल डेफिनेटली गिव मी द सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज पीओके, क्योंकि जो भी डिस्टर्बेंस होगी इंडिया विल अटैक अगेन ऑन द पीओके। लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक पे हमने किया हुआ है वहाँ पे 2 बार, तो अगेन इंडिया विल ट्राई। और अब की बार में सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया विल टेक वर्स्ट रिवेंज फ्रॉम द पाकिस्तान। ये हालात ऐसे तैयार होते जा रहे हैं कि इंडिया विल गिव देम द वेरी स्ट्रिक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिस टाइम। और अगेन पाकिस्तान नोज दिस फैक्ट कि चाइना के यदि इकोनॉमिक इंटरेस्ट यदि कहीं पर हिट होते हैं तो चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, राइट। वो तो यहाँ पर वो ऐसे हालात क्रिएट करने में लगे हुए हैं जिससे इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ को दोबारा करे, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे दोबारा से। और जो उनकी इकोनमी है जो ऑलरेडी ख़त्म होने की कगार पे है, उससे वो बाहर निकलने के लिए इंडिया के ऊपर में उस चीज़ को थोप सके। कहने का मतलब ये है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि अगेन काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है। अमेरिकन्स आउट फ्रॉम अफ़गानिस्तान आफ्टर 20 ईयर्स। ये बहुत ही मेन जियोपॉलिटिकल इशू है इफ़ आई से, कि जो अफ़गानिस्तान है, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाता हूँ, दिस इज़ अफ़गानिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ JNK और दिस इज़ कंप्लीट इंडिया। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा कि, और मैं इसको बिल्कुल कहूँगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लास्ट टाइम पे 1989 में USSR, जो कि उस समय पर सुपर पावर होती थी 1989 में, तो आफ्टर 10 ईयर्स 1979 दे इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। उनको भी इंटरेस्ट था कि इंडियन ओशियन में आए, अरेबियन सी में आए, वो काफ़ी कोल्ड कंट्री है और उनको वार्म वाटर मिल जाता है यहाँ से। कहने का मतलब है ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट उनको बड़ी आसानी से मिल सकता है अफ़गानिस्तान के साथ में एंट्री लेके। बट 1989 में दे लेफ्ट द USSR लेफ्ट द अफ़गानिस्तान इन वेरी पैथेटिक सिचुएशन। मतलब वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था, सब कुछ उलट पुलट था, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और USSR ने वहाँ पर उनको 1989 में छोड़ के जाना पड़ा। वाई? बिकॉज दैट टाइम USA एंड पाकिस्तान बोथ वर इन्वॉल्व अगेंस्ट USSR। वो दोनों सपोर्ट कर रहे थे उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से अलकायदा भी एक है, जिसमें से बिन लादेन भी एक था। वो उनको सपोर्ट कर रहे थे उस समय पे अगेंस्ट दी USSR। और USSR के पास में अगेन इकोनॉमिक जो ब्रेकडाउन हुआ, तो दे कैन नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ वार जो अफ़गानिस्तान में चली हुई थी, एंड दे लेफ्ट द अफ़गानिस्तान, दे मूव बैक दे। और उनके बाद उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड भी हुई है, उसके बाद वो रसिया भी बन गया, USSR से रसिया भी बन गया। बट दे वर वेरी हैप्पी, USA एंड पाकिस्तान, और ख़ासकर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ISI, दे वर वेरी हैप्पी कि हमें विदाउट डूइंग मच, पीछे से जो हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट सपोर्ट करके बिन लादेन को, अलकायदा को, हमने USSR को यहाँ से भगा दिया, एंड नाउ वी आर सुपर पावर। और ISI जिसने अलकायदा को ट्रेन किया, नाउ दे हैव द एडवांटेज। अब उनका नेक्स्ट टारगेट था कि अपने जो इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल किया जाए, क्यों नहीं JNK की तरफ इस चीज़ को मूव को किया जाए। जैसे 1989 में वहाँ से अफ़गानिस्तान से सिचुएशन चेंज हुई और USSR बाहर गया, उसी समय पे जो भी वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, खासकर जो भी ISI ने ट्रेन की थी, दे ऑल वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स JNK। और JNK में एक नया दौर स्टार्ट हो गया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, जो कि 1989 में स्टार्ट हुआ था और आज तक वो चला हुआ है। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट वर सप्लाइड बाय द पाकिस्तान फ्रॉम देयर टेरिटरी इनसाइड टू इनटू द इंडिया। JNK में यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वो यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन करते हैं अलोंग विद द अदर फॉरेन टेररिस्ट, लाइक जो अरेबिया से और सऊदी अरबिया से है या अफ़गानिस्तान से, अलग अलग जगह से हैं, एंड देन इन्फ्यूज़ बैक इनटू द इंडिया। तो ये जो दौर 1989 में स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने अलकायदा और अफ़गानिस्तान के उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर, वो इंडिया के लिए काफ़ी सेटबैक रहा था। और वो उसके बाद में जो कश्मीरी पंडित का वहाँ से पलायन हुआ था, एवरीबडी नोस अबाउट दिस फैक्ट। तो अगेन आई एम सेइंग व्हाट, कि दोबारा से वही अफ़गानिस्तान है,
वही लोकेशन है, वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि अब की बार एक और ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ में काम कर रही है, आईएसआईएस, जो कि अभी अलकायदा का वी कैन से कि उसको टेक ओवर कर रही है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अपने इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। दैट इज़ प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, दैट इज़ प्रेजेंट इन सम पॉकेट्स ऑफ पाकिस्तान, आईएसआईएस प्रेजेंट है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यूएसए अंडर द ट्रम्प गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई वी विल नॉट कंटिन्यू टू स्टे इन अफगानिस्तान, हमारा तो हो चुका है जो हमने करना था और अब हमारे बस की बात नहीं है। दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट हैज़ गिवन बाय द ट्रम्प last 2 year they have given कि भाई we have to मूव आउट फ्रॉम दी अफ़गानिस्तान। अभी हम इनको और ज़्यादा सस्टेन नहीं करेंगे, ज़्यादा फंड नहीं देंगे, ज़्यादा इनके ऊपर अपने जो सोल्जर्स हैं उनको शहीद नहीं करवाएंगे, मार्टियर नहीं करवाएंगे। तो दे डिसाइडेड कि भी मूव आउट करेंगे। अब सिचुएशन अगेन वही, जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट हैं, अभी छोटी मोटी जो गवर्नमेंट थी, ऑल्दो दैट वाज नॉट ए स्टेबल, कंसिडर्ड एज ए स्टेबल गवर्नमेंट, राइट, हामिद करजाई की, बट सम हाउ यदि अमेरिका वहाँ से जाता है तो अगेन जो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो टेक ओवर कर लेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट पार्ट को, और अगेन से उनका रूल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पहले भी वहाँ पे 1990 से लेके 2001 तक, जब तक कि ट्विन टावर पे अटैक नहीं हुआ था, वाज कंट्रोल बाय दी सच काइंड ऑफ पीपल जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे अफ़गानिस्तान में। अभी भी वही सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब जब वो सिचुएशन डेवलप होगी अफ़गानिस्तान में, दोबारा से वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना कंट्रोल कर लेगी, एंड ऑब्वियसली रिलीजियस उनका एक बाइंडिंग फोर्स है, उस रिलीजियस मोटिव को लेकर वो आईएसआईएस के साथ में ज़रूर से ज़रूर अपने आप को स्ट्रेंथन अप करेगी। और पाकिस्तान इन दैट सिचुएशन इन वन वे, ऑल्दो पाकिस्तान के पास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अदरवाइज़ उसके पास में बहुत मतलब कि वी कैन से कि स्ट्रेटजिकली बहुत एडवांस चीज़ें नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है मोस्टली इन द सेम माइंडसेट, जो भी उन्होंने डेवलप किया ऑब्वियसली उनको उस चीज़ का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब इस तरह की सिचुएशन में आईएसआईएस और अफ़गानिस्तान के वो जो लोग हैं जो कि पावर में आ सकते हैं, इंडिया हैज़ सम आइडिया कि यदि उसमें अमेरिका वहाँ से जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकता है। एंड दिस इज़ द सिचुएशन। अभी इस ईयर से, जनवरी से लगभग हम बात करेंगे तो ये सिचुएशन धीरे धीरे तैयार होती जा रही है, जिसमें पाकिस्तान उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर रहा है और दोबारा से उनका जो रुख है JNK की तरफ आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी वोलाटाइल सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज एक तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह की टेररिस्ट जो लोग हैं उनकी इंटेंशन जो है बहुत ही ख़तरनाक लेवल की, बहुत ही डेंजरस लेवल की वो इंटेंशन के साथ में आगे मूव को कर रहे हैं। और नाउ इंडिया हैज़ टू डिसाइड इन व्हाट वे नाउ इंडिया विल टेक द डिसीजन, बिकॉज आफ्टर USA इंडिया हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर सिक्योरिटी एक्सटर्नली और इंटरनली, और JNK से वो चीज़ स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडिया क्या करने वाला है, जब पाकिस्तान उस चीज़ को लॉन्च कर चुका है, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुका है जिसके लिए वो वेट कर रहा था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन कब डिसाइड करें कि बाहर जाएं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JNK के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, क्योंकि पूरा जो गेम है यहीं पे घुमा हुआ है कि JNK को बेस बना के चाइना और पाकिस्तान किस तरह से अपने इंटरेस्ट, जो उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उन इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सके। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोविड के दौरान वी हैव हर्ड कि अभी रिसेंटली कुछ समय से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, और ख़ासकर जो बड़ी पावर्स हैं, USA हैं और कुछ हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दे हैव डिसाइडेड कि हम चाइना से अपना जो इन्वेस्टमेंट है बाहर निकालें, और दे हैव डन इट कि उन्होंने अपना चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हैं। बट साइमल्टेनियसली दे लुक फॉर द स्पॉट जहाँ पर वो अपनी जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेटअप करवा सके, और जो मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज
जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी इज़ द एडवांटेज, बट ऑब्वियसली दे नीड रॉ मटेरियल, दे नीड मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनके पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो कि चाइना में अवेलेबल हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर बात करते हैं तो जैसे स्पेस एक काफ़ी अमाउंट में, लेबर फोर्सेस, जो लेबर फोर्सेस है उसका बहुत बड़ी अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो समुंदर से कनेक्टेड है, वो आपके ट्रांसपोर्ट उसके बिल्कुल अच्छे कनेक्टेड हों, और वहाँ पर स्टेबिलिटी हो, जो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशन जो चाइना में पिछले 20-30 सालों से अवेलेबल थी, जिसकी वजह से चाइना बिकम द नंबर 1 कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ऑलमोस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्ट है वो वहाँ पर बनते हैं, सस्ते में बनते हैं और अबंडेंस में बनते हैं, और चाइना उसकी वजह से अपनी इकोनॉमी को बहुत ग्रो कर चुका है। बट नाउ इन कोविड, जो कि सभी को पता है कि वुहान में वो ब्रेक हुआ है और चाइना एक्सीडेंटली, और जो उनका जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया या एक्सीडेंट वहाँ पे मिसहैपनिंग हुई है, उसकी वजह से चाइना बिकम द कल्प्रिट, और चाइना बिकम द पॉइंट की जहाँ से अब उसके अगेंस्ट पे मोस्टली जो कंट्री चाहेंगे कि वहाँ से वो सामान ना लें, खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिसमें जिनकी इकोनॉमी काफ़ी इसकी वजह से इम्पैक्ट हुई है, और ख़ासकर हम यूएसए की बात करें जो नंबर 1 इकोनॉमी इस समय वर्ल्ड की, उसकी इकोनॉमी पे बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इस समय पर। तो दिस कंट्री ऑब्वियसली विल लुक फॉर अनदर अल्टरनेटिव, जो कि उनको लगता है कि चाइना से बेटर हो। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में मैं जब बात करूँगा, इंडिया से बेटर पोजीशन है इन एवरी सर्कमस्टांसिस, व्हाट दे लुक फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया के पास में स्पेस अवेलेबल है, इंडिया के पास में लेबर फोर्सेस है मोर देन दी चाइना इफ़ वी से, सप्लाई चेन यहाँ पर है, पॉलिटिकल लीडरशिप। अभी पिछले आप 5-7 साल में देखोगे तो इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑब्वियसली ये बहुत ही एक एडवांटेजियस पॉइंट है इंडिया के लिए, कि इस समय पर हमारे पास में मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ शोन देयर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स, लाइक हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमने देखा, हमने सीए के जो प्रोटेस्ट हुआ उसके दौरान हमने देखा, देन हमने JNK के इशू को देखते हुए हमने देखा, हमने अयोध्या मामले को, काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक मत हो के एक सिंगल हैंडली डिसीजंस को लेते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कि एक जिसको हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन की पहचान है। तो इंडिया इस समय पर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए ज़रूरी है, मस्ट है, इंडिया इज़ टोटली उस चीज़ को फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब चाइना, विच इज़ आवर नेबरिंग कंट्री, यदि दूर होता तो भी थोड़ा बहुत हम मान सकते थे, बट इट विच इज़ नेबरिंग कंट्री, और वी हैव क्लैसेस विद चाइना, बाउंड्री क्लैसेस हैं हमारे साथ में। और अब जो उससे भी बड़ा जो इशू है वो है कि पीओके में चाइना का इन्वेस्टमेंट, में इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ा ही वी कैन से कि डिसएडवांटेज पोजीशन है, क्योंकि इस समय पर यदि हमें पूरा कश्मीर को हम देखते हैं कि इंडिया के पास होना चाहिए, तो उसमें चाइना अपना एक बीच में इंटरफेरेंस कर सकता है, राइट। एंड ऑन दी अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर और शिफ्टिंग को लेकर चाइना इंडिया से थोड़ा थ्रेट फील कर रहा है, और आगे हो सकता है कि उसके अगेंस्ट उस पॉलिसी के, यदि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाता है, जिसमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और लेबर लॉ को काफ़ी अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ऑब्वियसली है पूरा जो अट्रैक्शन होगा इंडिया की तरफ होगा, पूरे वर्ल्ड का अट्रैक्शन इंडिया की तरफ होगा। एंड चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इकॉनमी, जो कि अभी कोविड से धीरे धीरे उभर रही है, उसको इंडिया की वजह से सेटबैक लगे। तो ही वुड ट्राई कि इंडिया का जो ये पूरा प्लान हो सकता है विद गुड रिलेशन ऑफ यूएसए, तो उसको थोड़ा वो डिस्कनेक्ट करना चाहेगा, और वो चाहेगा कि इंडिया किसी ना किसी तरह से उलझा रहे अपने बाकी प्रॉब्लम्स के साथ में। इंटरनल जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जो JNK की प्रॉब्लम है, खासकर उसको पता है कि इस समय पर जो JNK की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान विलिंग की भी इंडिया परेशान हो, तो चाइना उसको इनडायरेक्टली ज़रूर सपोर्ट करेगा, सो दैट इंडिया should not start the manufacturing policies which can
शिफ्ट बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में। बट यहाँ पे मैं पूरा इसको एक कंक्लूड करना चाहूँगा कि जितने हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन डिस्कस की है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है वो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है चाइना की ओवरऑल पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग पे। देन उसके बाद में वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है। इकोनॉमिक वेरी वी कैन से कि वेरी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी की, वहाँ पे जो उनका पब्लिक डेट है वही 80% है। तो अभी मान के चलो कि उससे ऊपर उनका लोन एवरेज मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल लोन ही इतना है कि उसको वो चुका नहीं सकते, दे नो वेरी वेल। तो इस स्थिति में इंडिया और JNK, अदरवाइज इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास में कि इंडिया को किसी तरह से वो हरा सके या कुछ है। वो JNK में इनडायरेक्ट वे में, इसको हम प्रॉक्सी वार बोलते हैं, थ्रू प्रॉक्सी वार, क्योंकि डायरेक्ट यदि वार करेगा तो वो कभी भी उस चीज़ को सस्टेन नहीं करेगा, दैट पाकिस्तान नोज वेरी वेल। तो वो इनडायरेक्ट वार के थ्रू इंडिया को इन्वॉल्व करके इंडिया की जो मेजर प्लान है, जो इकोनॉमिक प्लान है इंडिया के आने वाले कुछ समय में, और इंडिया वांट टू बिकम टॉप ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो उस चीज़ को वो वी कैन से कि पंक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से अफ़गानिस्तान की मदद से और ISIS की मदद से और अपने जो गलत मंसूबे हैं उनको यहाँ पे कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वहाँ पे सोल्जर्स हैं, उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान करना हो रहा है। और वी कैन से कि भाई उन्हीं की वजह से आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में और जो एक आज़ादी महसूस कर रहे हैं, एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सिर्फ उनकी बदौलत ले रहे हैं। और हम चाहेंगे कि किसी भी तरह से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है इस पूरी स्थिति को समझते हुए एक ऐसे डिसीजन पे आए जो कि हम 5 अगस्त को 2019 को हमने जो डिसीजन लिया था, कुछ ऐसा ही डिसीजन ले। बट साइमल्टेनियसली वी हैव टू लुक आफ्टर दी कोविड एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन आल्सो। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये सभी समझ में आए होंगे। और जो एक मुद्दा रहा है पिछले काफ़ी समय से, ये बार बार न्यूज़ में भी आता रहा है और हमें इस चीज़ को जानने में और इसके डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं, एंगल्स हैं, उनको समझने में आसानी रही है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से नाउ आई विल जस्ट टेक परमिशन फ्रॉम यू एंड थैंक यू। जय हिंद।